हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे। एक स्ट्रेटजी वीडियो होगी डीएसएसबी पीआरटी के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया है। 1180 वैकेंसी इसमें है। हालांकि जितनी बोली जा रही थी उतनी वैकेंसी तो नहीं है, और बट इतना भी कह सकते हैं कि कम भी नहीं है, क्योंकि कहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था तो कुछ अचानक से आ गया है, तो उसके हिसाब से बहुत है, ठीक है। और बहुत इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ भी नहीं था पीआरटी वालों के लिए, और एटलीस्ट कुछ आया है। तो अभी शुरुआत हो गई, तो इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, और क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाए हो कि कैसे आपको अप्रोच करना है, और दिन ब दिन वेस्ट होता जा रहा है टाइम आपका अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो देखते हुए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई इंडिविजुअल डाउट भी रह जाता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे ऑनेस्ट तरीके से, बात करेंगे जिसमें कोई भी बैच का या कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये। तो ऑनेस्टली बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो इसमें, अगर आपको करना चाहिए तो कर सकते हो। और अगर आपको बैच लेना है तो किनका लेना है, किनका नहीं लेना है। हाँ, पर्टिकुलर बैच का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इंसान का नाम नहीं बताऊंगा, बट आप समझदार हो, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। तो क्या आपको चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली है मैंने बता दी, और भी कोई 2-3 पॉइंट होंगे एक्स्ट्रा, वो भी आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ सामने आती है ना तो याद आ जाती हैं, अभी याद भी नहीं आ रही होंगी मुझे। बात करेंगे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न देखो, इसमें सबको पता है, ये फालतू का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का आपका। भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या आएगा आपका, 20 मार्क्स ईच, मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, और जीके है, रीजनिंग भी है। तो आपका ये 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, और 20 मार्क्स का ईच आएगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको मिल जाएगी। मतलब आपको बहुत सोच समझ के चलना है। और आप अगर टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम को डिवाइड करो, टोटल मार्क्स को डिवाइड करोगे टाइम से, तो आपको करीब 36 सेकंड आई गेस मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको बहुत प्रिसाइज चलना होगा करके। दूसरा है कि टाइम कितना है हमारे पास। देखो टाइम हमारे पास इतना है कि कोई अगर एवरेज बच्चा है जिसका बेसिक क्लियर है, बेसिक इन द सेंस उसकी मतलब प्रैक्टिस मैथ की ठीक ठीक है, मतलब उसको एनसीईआरटी 8th तक तो आती होगी एटलीस्ट, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके लिए तो बहुत 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 टाइम आराम से कर लेगा वो। और जिसकी मैथ थोड़ी वीक है या ज़्यादा ही वीक है, इंग्लिश बिल्कुल वीक है, उसके लिए थोड़ा मैं कहूँगा टाइम कम है। बट डीएसएसबी है ये, करने को टाइम 2 महीने में ले ले, और करने को ये पूरा 1 साल 1.5 साल लगा दे। आप देख ही रहे होंगे, अभी एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत बच्चों ने, ठीक है। तो टाइम के लिए कोई हम बाउंड नहीं कर सकते, ये मार्च में अप्रैल में कब होगा कुछ भी नहीं बोल सकते हम। अभी देखो ये मूड में आया है तो लगातार एग्ज़ाम ले रहा है, अभी को उदास हो जाए तो फिर 1 साल निकाल दें। तो कितना टाइम है ये हम कोई भी बिल्कुल नहीं बोल सकता, कोई बता नहीं सकता। बट हाँ, आप डेली ऐसे चलो जैसे आपके पास ऑलमोस्ट मतलब एग्ज़ाम नियर हो गया है। और ये आप कैसे करोगे, ये आप एक ही तरीके से कर सकते हो, डिसिप्लिन से। मोटिवेशन कोई काम नहीं आएगा, डिसिप्लिन से कर सकते हो आप। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो छोड़ दो, प्रिपरेशन मत करो, टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि आपका आज का पढ़ा हुआ कल आप भूल जाओगे अगर आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। और आज का पढ़ा हुआ कल आप रिवाइज कर रहे हो, फिर कुछ नया पढ़ रहे हो, तो आप 3 महीना भी पढ़ोगे तो आपका बड़ा आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। मतलब ये समझ लो कि कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है। एक सीधा तरीका एग्ज़ाम निकालने का, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है तो निकल जाएगा, नहीं है तो बहुत 3-4 अटैम्प्ट लगेंगे, और 3-4 अटैम्प्ट होने के बाद आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगला, स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसमें, किसी का मैथ अच्छा होता है तो उसके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा, तो किसी के लिए इंग्लिश हो जाएगा, किसी के लिए हिंदी हो जाएगा। बट जनरली बच्चों का हिंदी और इंग्लिश होता है, बट मेरे हिसाब से स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अगर जो है तो वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा। क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि परसेंटेज हिसाब से कि आपने भाई 18 किए हैं, तो 18 तो 18 सही है मेरे। तो इसमें मतलब आपका जो परसेंटेज होता है, एक्यूरेसी होती है, बहुत हाई होती है इसमें। हिंदी इंग्लिश में भी होता है कि भाई डाउटफुल होता है, एक आध दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। हम, क्योंकि लैंग्वेज का है, ये भाषा का है, तो हमने भाषा ठीक से नहीं पढ़ी है, नहीं वाला हमने ध्यान नहीं दिया, नॉट वाला हमने समझा नहीं, सिनोनिम पूछ रहा था हमने एंटोनिम बता दिया, या इसका वाइसा वर्सा भी हो जाता है कभी कभी। तो डिपेंड करता है सबके इंडिविजुअल पे। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो भी आपका है, आप उसको अभी के लिए मत पढ़ना, ठीक है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है, बहुत आपको मतलब आपका दिल नहीं मानता, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो 10-5 मिनट की।
वो भी टेक्स्ट बुक से कर लो या टेलीग्राम के तमाम लोग डालते रहते हैं ना एमसीक्यू, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आपका मैथमेटिक्स है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश है तो भी कर लेना, मतलब छोड़ना नहीं सब्जेक्ट को, मतलब उससे टच में रहना ही आपको, ये नहीं कि संडे संडे कर रहे हो, ऐसा भी मत करना, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको जो भी है उसको आप ऐसे लेकर चल लेना। तो अब बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, किसी भी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिलता आपको इस वीडियो में, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश की पहले बात करते हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में स्कोर अच्छा बनाने का एक ही तरीका मुझे दिखता है, वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप 1 से 2 सेकंड में देखो आपको एक नंबर मिल जाता है फ्री का। फ्री का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ में आप 1 मिनट लगाते हो, 1.5 मिनट लगाते हो, तो आप जाके मतलब 1 1.5 मिनट तो नहीं लगेगा, बट 1 मिनट तो कम से कम देते ही देते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। उस हिसाब से जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको तब जाके एक नंबर मिलता है। बट यहाँ इंग्लिश में क्या, 2 सेकंड में आपको वोकैबलरी से एक नंबर मिल जाता है। ध्यान रहे, वोकैबलरी से मेरा मतलब केवल और केवल एंटोनिम सिनोनिम से नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आएगा, स्पेलिंग का जो गलती एरर्स वगैरह आते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे स्पेल वाले, साथ ही साथ इसमें आपको ईडियम फ्रेजेस भी और फ्रेजल वर्ब भी, ये आप जो आपके वोकैबलरी वाले पोर्शन होते हैं सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कम से कम मान के चलो 4 से 5 नंबर वोकैबलरी से आते हैं। जिसकी वोकैबलरी अच्छी है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज करता रहे, जिसकी नहीं है तो वो वोकैबलरी पे पहले फोकस करें। लिटरेचर तो खैर इसमें आएगा नहीं, टीजीटी तो नहीं, पीआरटी, हाँ पीआरटी है, तो इसमें आप मान के चलो कि आपको ग्रामर पे जो फोकस करना है वो लीस्ट फोकस करना है। और कोशिश करो अभी ग्रामर ग्रामर पढ़ो ही मत अभी के लिए, इनिशियल स्टेज में, ठीक है। अभी ग्रामर मत पढ़ो, केवल वोकैबलरी फोकस करो। वोकैबलरी पे फोकस कैसे करना है, डेली आपको टारगेट बना लो, 20 10 का बना लो भाई। 10 मुझे सिनोनिम एंटोनिम के, मतलब 5 5 करके, 5 सिनोनिम का और 5 एंटोनिम का, फिर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 10 फ्रेजल वर्ब का, और 10 किसी अदर सब्जेक्ट का। ऐसे करके आप 50 एक दिन में बना लो, ठीक है। और बाइफरकेट करके उसको डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से, मतलब एक दिन में कितना कब करोगे, उसके बाद डेली करते चले जाओ। तो 50 आप जो वोकैबलरी है डेली कर लो। ज़्यादा आपको हार्ड लगती है 25 में रख लो, 20 में रख लो, इससे नीचे मत रखना, ठीक है। मैक्सिमम 50 रख लो और उसको डेली करते जाओ। और नेक्स्ट वोकैबलरी यानी नई वोकैबलरी पढ़ने से पहले पुरानी वाली अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से क्रॉस चेक कर लेना, आपको याद है कि नहीं है। नहीं है तो पहले वो रिवाइज करना, जो गलत हो उसको फिर देख लेना 2 3 बार, और फिर उसको नेक्स्ट आप अगला नया पढ़ना। और जो आपका गलत होगा पीछे आपके पहले कल वाले पढ़े में, उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना कि ये मेरा गलत हुआ था पहले। तो फिर जब नेक्स्ट आप पढ़ोगे कभी, फिर उसको जब आप रिवाइज करोगे तो आपका ध्यान पहले उस हाईलाइटर वाले पे जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आपको वोकैबलरी शुरू में ऐसे कर लेनी है, बाद में आपका धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन बन जाएगा, आप खुद समझ जाओगे। जीके जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपको मेरिट में या आपको सिलेक्शन देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग जिद्दी होते हैं कि भाई जीके में कैसे नंबर नहीं बनेंगे मेरे, तो वो दिन भर इसको पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना निकाल देते समय। सिंपल सी एडवाइस मेरी यही होगी, अगर आपने 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ी है, पुरानी वाली है नई वाली कोई भी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, पुरानी वाली या नई वाली दोनों पढ़ लेना एनसीईआरटी। कौन सी, एसएसटी की। एसएसटी में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री तीनों की तीनों 8th तक पढ़ लेना। आपने अगर नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जीके में। तो 2 3 नंबर अगर आप वहाँ से ले लेते हो क्लास 8 तक की छोटी छोटी एनसीईआरटी पढ़ के, और फिर डेली एक हैबिट बनाओ करंट अफेयर देखने की, 10 15 मिनट कोई भी वीडियो उठा लो, और उसको ऐसे टहलते घूमते नहीं देखना है करंट अफेयर। जो लोग बोल देते हैं ना कहीं टहलते घूमते कान में लीड लगा के आप सुनते रहो, हम लोग इतना शार्प माइंडेड नहीं है आजकल, क्योंकि हम जो रील्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करते हैं, इससे हमारी मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है, बहुत स्पैन बहुत शॉर्ट है हमारा। तो हम डेडिकेटिवली अगर एक 15 मिनट 30 मिनट का समय देखेंगे करंट अफेयर के लिए, तो ही हमारे माइंड में वो फिक्स होगा जाके। ऐसे हम घूमते टहलते देखेंगे मूवी की तरह तो नहीं होगा, ठीक है। तो डेडिकेटिवली एक जीके के लिए करंट अफेयर की वीडियो डेली, जिसको आप फॉलो करते हो, उसका समझ में आता है, कोई भी है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, गौरव सर बना देते हैं, तो वो तो इनकी तो बहुत डिटेल में होती है क्योंकि इसमें जीके भी इंक्लूड होता है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं अच्छी बात है, उनका भी बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। या आप नेक्स्ट एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं तो भी अच्छा है। और बाकी 2 3 एग्ज़ाम और के करंट अफेयर निकालते हैं, उनका भी आप फॉलो करते हैं, कोई इशू नहीं है, बट डेली कर लेना, एक हैबिट बना लो, ठीक है। तो जीके में आप ऐसे करके कम से कम 10 नंबर आराम से गेन कर लोगे। फिर भी आपको लगता है कम टाइम आपका बच रहा है, तो आप केवल और केवल इम्पॉर्टेंट
समझ रहे हो, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना, या अगर आप इसका भी मन नहीं करता तो जो PYQ हैं जीके के, केवल DSSB के, वो कर लेना, और उसके जो नोट्स हैं वो बना लेना कि भाई ये इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, बस बहुत है, इनफ है। क्योंकि रिपीटेशन DSSB के PRT या TGT या किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम में हुई होगी जीके की, उस हिस्ट्री जोग्राफी और उसमें जो जनरल साइंस वगैरह होती है जीके में कभी कभी पूछ लेता है, तो वो आपका बार बार रिपीट होता दिखता है, तो आप उससे वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में देखो कम से कम मान लो 2 हफ्ता, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर आप पूरी की पूरी रीजनिंग की थ्योरी खत्म कर सकते हो, केवल और थ्योरी। बट कब? जब आप केवल रीजनिंग पढ़ो डेली दिन भर, तो 2 हफ्ते में आप ऐसा कर लो, 2 हफ्ता कोई ऐसा निकाल लेना जिसमें आपको केवल रीजनिंग पढ़नी हो बस, तो पूरा 2 हफ्ता आप लगा लेना, मैक्सिमम 2 हफ्ता बोल रहा हूँ, उससे कम भी लग जाता है। पूरे 2 हफ्ते में जितनी भी जीके सॉरी रीजनिंग की जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो सब खत्म कर देना, ऑल A to Z। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट का नंबर भी याद हो जाए उसमें, उसके बाद आपको स्लॉक्स की वो जो परसेंटेज चलती है वो भी याद हो जाए उसमें, फिर आपको जो पैटर्न होते हैं अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग के, फिर सीक्वेंस के, लेटर के, सीरीज़ के, सब आपको याद हो जाएं, ठीक है, थ्योरी में। तो आप प्रैक्टिस पे चले जाना, और इसको प्रैक्टिस तब तक करते रहना जब तक आपको एक एक थ्योरी इंटरनलाइज ना हो जाए, 2 महीने तक या 1.5 महीने तक। उसके बाद बीच में आपको जब बहुत ओवरलोड लगे या किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा फोकस का लगे आपको करना है, तो आप इसको छोड़ देना बीच में, बट प्रैक्टिस करने के बाद ही छोड़ना, बीच में मत छोड़ देना पहले, कि आपको थ्योरी भी ढंग से आई नहीं है, प्रैक्टिस की नहीं आपने, पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर रीजनिंग आप एंड में पिकअप कर लेना बाद में जब एग्ज़ाम नियर होगा। ठीक। अगला है हिंदी। हिंदी वही है, हिंदी में इंग्लिश की तरह भी आप अगर वोकैबलरी फोकस कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो वोकैबलरी कहते हैं अथाह है, बहुत है, ये है वो है, ठीक है, बट वोकैबलरी एक इम्पॉर्टेंट वाली भी चलती है ना, कॉम्पिटिटिव वाली, वो कर लो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं करेगी आपको। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए वोकैबलरी फोकस करो, और इस सब्जेक्ट में आप ग्रामर वगैरह आपको अगर करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी है तो मत करो। शुरू में वोकैबलरी फोकस कर लो, और एक सेटअप बना लो अपना कि मुझे इतनी वोकैबलरी कॉम्पिटिटिव वाली करनी है, और वो हर एग्ज़ाम में आती हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कहीं ना कहीं, तो आपको एक बार कर लो, छुट्टी करो, उसको ख़त्म करो पढ़ के, ठीक है, तो हिंदी में वोकैबलरी फोकस करो। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको देखो, मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, तो भाई मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको, लोग बोलते हैं एनसीईआरटी आनी चाहिए, तो सही बात है भाई, एनसीईआरटी आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बेसिक लैंग्वेज में सिखाता है, बेसिक भाषा में आपको मैथ सिखा देता है। ठीक है, और मैथ में अगर आपको लगता है कि मुझे कमज़ोर है ये टॉपिक, मुझे इसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि देखो आपने देखा होगा लोग एक एडवाइस करते हैं कि भाई जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है आप उससे शुरुआत करो, ठीक है, या हो सकता है कुछ लोग बोलते हों कि जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, उससे शुरुआत करो। जो पहली वाली एडवाइस है वो मुझे ज़्यादा बेटर इसलिए लगती है, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस बार बार घूमती है, इससे आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में फोकस भी नहीं कर पाते, और आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको ऑलरेडी टाइम कम मिलता है। तो बेटर इज़ टू स्टार्ट विद योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, तो वीक वाले सब्जेक्ट से शुरू करो, ठीक है, और अगर आपको वीक वाले सब्जेक्ट में लगता है कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा टाइम दो, और बैच लेने की ज़रूरत है पर्टिकुलर, तो बैच ले लेना, बिल्कुल ले लेना, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ में आपको क्या फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फोकस कर लेना, ठीक है, SI CI, प्रॉफिट लॉस और जितनी भी चीज़ें होती हैं। और मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो पहले वो प्रैक्टिस कर लेना जो आपने बैच में, कोई भी बैच लेकर आपने पढ़ा होगा ना, तो जो बैच में आपने क्वेश्चन करे हैं या करवाए थे आपके टीचर ने, वो पहले प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार, फिर आना DSSB वाले पेपर को लेके, टीचिंग वाले, TGT PGT PRT वाले, ठीक है, पहले ये कर लेना, नॉन टीचिंग के पहले बाद में जाना, पहले इन टीचिंग पोस्ट के कर लेना, ठीक है, मैथ के लिए। पार्ट बी के लिए NIOS और कुछ भी नहीं, केवल NIOS के अलावा कुछ मत करो। और अगर आपको लगता है कि NIOS में मुझे, क्योंकि देखो NIOS पढ़ते पढ़ते एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आपको बोर लगना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मैं पुराना भूल रहा हूँ, पीछे वाला मुझे रिवाइज़ नहीं हो रहा, या मैं कुछ भी, मतलब आपको ऐसा लग सकता है। तो उसके लिए अगर आप, मतलब मेजॉरिटी बच्चे अगर बोलेंगे तो पार्ट बी के लिए जो है PRT के लिए NIOS, और मेरा कोई खुद का कोई कंटेंट नहीं होगा, केवल और केवल पर्टिकुलर NIOS के लिए, ताकि आप डेली साथ साथ करते रहोगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं आपको बताता चलूँगा कि ये चीज़ें आप हाईलाइट कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछता है
तो वो आप कर सकते हो केवल फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो पार्ट बी की एक NIOS सीरीज़ शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चे बोलेंगे तो देखेंगे, देखा जाएगा उस पर किस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। बाकी आप खुद भी कर सकते हो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि बनाना ही है इस पर सीरीज़, बट अभी ध्यान आया गया कि अगर, क्योंकि इसमें ऐसा होगा, प्रोसेस इसका लेंथी है, इतने सारे ब्लॉग है, इतने सारे पेजेस हैं, इसके मैं सारे टोटल पेजेस अगर करूँगा तो करीब करीब 2000 के आसपास पेज हैं इसके, पूरे NIOS को मिलाऊंगा अगर जितने भी ब्लॉक हैं इसके। तो 2000 पेज करने में बीच में टेडियस आपको होगा, बहुत बोर भी लगेगा, हो सकता है आप छोड़ भी दो बीच में, या हो सकता है कमेंट करेगा किसी का बैच ले लूँ, किसी का कोर्स ले लूँ। तो मत लेना, क्योंकि जिस जगह से जिस सोर्स से बैच बनाते हैं वही सोर्स पे आप पहुंच जाओ सीधे पहले ही, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट वे में घूम के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गली से घूम के जाओ, सीधा वहीं पहुंच जाओ जहाँ से बनाते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। तो NIOS पे सीधा जंप मार दो, और आप चाहोगे तो NIOS की सीरीज़ वगैरह, पर्टिकुलर NIOS, और कुछ भी नहीं, अपने तरफ से कोई मसाला मिर्च कुछ भी नहीं, और क्या पॉइंट याद रखना है वो बात के साथ, बिना कोई बकवास के साथ सीरीज़ शुरू कर लेंगे, ठीक है, पार्ट बी के लिए, अगर आप चाहो तो। बाकी ये चीज़ें कैसी मैनेज करनी है आपको, ये देखो, सबसे पहले आपको वीक सब्जेक्ट लेकर चलना है। इन 6 के 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले वीक सब्जेक्ट लेकर चलना है जो आपका वीक है। दूसरा, आप उसके साथ आपका जो थोड़ा सा वीक है पर बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, मतलब आपका जो सेकंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो आप ले सकते हो। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कोई सा भी, पहला वीकेस्ट और दूसरा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। फर्स्ट में क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट में क्यों नहीं बोल रहा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि आप वो कर लोगे, उसको आपको करना नहीं है। तो फर्स्ट वीकेस्ट, सेकंड वाले में क्या रखना है, सेकंड वाले में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी, 3 सब्जेक्ट लेकर चलो, ये कुछ समय के लिए, ध्यान रखना कुछ समय के लिए, जब आपको फील हो जाए कि मेरा ये डिसिप्लिन बन गया है। डिसिप्लिन बनने के साथ ही आपको एक सब्जेक्ट और अप कर लेना है, एक सब्जेक्ट और आपको साथ ले लेना है, क्योंकि हो सकता है आपको सब सब्जेक्ट में थ्योरी करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ में आपको केवल प्रैक्टिस की नीड पड़ रही होगी, कुछ में आपको हो सकता है थ्योरी पढ़नी ही पड़ रही होगी, जैसे मैथमेटिक्स या इंग्लिश वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई एक ही चीज़ है, सिलेबस ख़त्म करने में मत लग जाना। अगर आपको 5 महीने का डेडलाइन बना कर चल रहे हो कि 5 महीने मेरे पे है, या 4 महीने हैं, तो उसमें से कम 2 महीने थ्योरी के देना, बस दो, चाहे उसमें 2 महीने में थ्योरी कितनी भी हो, या छूट भी जाए पेपर सिलेबस का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने थ्योरी पर 2 महीने प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सिलेबस ख़त्म करते 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 कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। मेन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि जो बच्चे पहले सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं या SSC की तैयारी कर रहे थे, या थ्योरीज उनको सब आती हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी आगे हैं वो। तो कंपटीशन प्रैक्टिस वाले बच्चों में ही होता है, पहले बता देता हूँ मैं। थ्योरी वाले बच्चों में कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी वालों में होता ये हो कि भाई हमने एक बैच ले लिया, और बैच में से हमने पॉइंट देखे, कॉपी में लिख लिया, फिर पॉइंट देखे, कॉपी में लिख लिया, तो हम एक नई कॉपी थोड़ी बनाने लग गए। हमें तो प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन करने का एक तरीका यही है कि जो आपको आ गया, जो आपने सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस करो, बस, और कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिस 50%, 50% आपको थ्योरी का टाइम देना है, पूरे आपको टोटल टाइम से। तो आप ऐसे इसको लेके मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है। और आपके अगर टाइम में प्रैक्टिस कम है, नहीं है, तो ये बात अभी नोट कर लेना, बनेगा नहीं नंबर, भीड़ में भी नहीं रहोगे फिर। फ्री रिसोर्सेज क्या कर सकते हो आप हर सब्जेक्ट के लिए। भाई मैं ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, और ये भी ऑनेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें कोई पेड प्रमोशन बैच वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो बना रहा हूँ, तो इसमें फ्री प्रमोशन की बात कर लेता हूँ, मतलब फ्री रिसोर्सेज जो हैं आपके लिए। तो ये देखो, इंग्लिश के लिए क्या है बेस्ट, क्योंकि देखो बता तो दिया मैंने, वोकैबलरी कर लेना, पर कहाँ से करना। बेस्ट रानी मैम का है, उससे बेस्ट मुझे कोई दिखता नहीं है, होगा, हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा, बट जो मेरा पर्सनल फील है, जो मैंने देखा है कंटेंट और नॉलेज के हिसाब से, और वो चीज़ें जो हैं करवाते जिस लैंग्वेज जिस वे से, तो रानी मैम बेस्ट ले सकते हो आप। कि मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा 2-3 नाम लेकर, क्योंकि भाई आप, क्योंकि मैं, मेरा काम यही है ना कि आपको बताना है कि क्या चीज़ करो आप, ये नहीं कि कंफ्यूज कर दूँ मैं, 2-3 नाम बता दूँ फिर आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। तो एक नाम बता देता हूँ, करना हो तो करना, नहीं करना हो तो आपकी मर्ज़ी। इंग्लिश के लिए रानी मैम ले लो, जीके के लिए NCERT और 8 तक की, और एक करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर दो देखना, ठीक है, क्योंकि बाकी फोकस करना है आपको। रीजनिंग के लिए सब सब जानते हैं सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, पीयूष सर, तो पीयूष सर का आप देख लेना, बेस्ट है। हिंदी के लिए देखो, हिंदी के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो भी अच्छे हैं,
और जिनको मैं जानता हूँ उनमें से जो हैं वो निधि मैम करके हैं, ठीक है, निधि एकेडमी है, उनकी वीडियोस फ्री मिल जाएगी यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस फ्री हैं, उनकी देख सकते हो। और इवन जो वोकैबलरी वाला पार्ट है हिंदी का, वो भी उनकी एक बुक चलती है, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो। अगली बात करें मैथमेटिक्स, तो वन एंड ओनली राकेश सर, मुझे तो और कोई दिखता नहीं, ठीक, क्योंकि वो उनका जो बेसिक से उठाते हैं बच्चों को लेके ना, वो बेस्ट लगता है। कि कोई एक बच्चा भी अगर वो अपने आप को ढीठ बना के बैठा ले, जिसको मैथ नहीं आती, 1 महीने बाद धीरे धीरे वो इतना मगन हो जाएगा कि उसकी मैथ कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि राकेश सर, अगर आपका बहुत वीक है मैथ, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आता अगर आपको, तो भी आप राकेश सर का बैच ले सकते हो, या कोई उनकी नोट्स की किताब आती है जो वो लेके देख सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी मैथ में नहीं आता, तो बैच लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप कनेक्टेड फील करते हो उससे फिर। और बट डिसिप्लिन से देखते रहना, समझ में आए चाहे ना आए, देखते रहना। शुरू में हो सकता है आपको एक वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ जाए, बट आगे जाके आपका ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आपको समझ में आने लग जाएगा, आप खुद ही फील करोगे कि हाँ अब ठीक कॉन्फिडेंट हुए हैं। तो बैच ले सकते हो उनका, अगर आपका वीक है मैथ तो। अगर आप फ्री रिसोर्स खजाना चाहते हो, तो यूट्यूब पे उन्होंने बहुत फ्री में बैचेस के जो वीडियोस होते हैं बीच बीच के, और बहुत से बच्चे इसको डाउनलोड करके लगा देते हैं ना यूट्यूब पे, वो भी है, तो भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो फ्री में वे यूट्यूब पे पढ़ा है, टॉपिक वाइज जो बैचेस पढ़ाते हैं सर, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो आप, बेस्ट है। बाकी देखो, मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी का प्रमोशन भी नहीं कर रहा, जो मुझे फील होता है मैं वो बता रहा हूँ ऑनेस्टली। और पार्ट बी के लिए NIOS, आई थिंक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सभी के सभी मैंने फ्री रिसोर्सेज बता दिए। फ्री रिसोर्सेज में सभी के सभी यूट्यूब पे फ्री हैं, आराम से देख सकते हो। जीके के लिए NCERT और पार्ट बी के लिए NIOS, और कुछ भी नहीं। लास्ट में मेरी प्रिपरेशन की देखो क्या आपके लिए एडवाइस रहेगी, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। टाइम कम है, बट ये टाइम कम और कम हो जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी। आजकल बैचेस या आजकल आप बैचेस इस बिहाफ पे खरीदने लग गए हो कि कौन कितनी जल्दी और कितनी सही इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला बैच में चाहे जैसा पढ़ाते हो, देखो ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देने वाले जो सही देते हैं इन्फॉर्मेशन, उनका बैच बहुत अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि उनका बैच बहुत बेकार है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक होती है पर बैच बिल्कुल बेकार है। ऐसे भी लोग हैं जो एकदम अंदर से लेके आते हैं, एकदम अंदर से लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन, और उनका बैच भी देख लो बहुत तगड़ा है, पढ़ाने का बहुत अच्छा वे है। तो मैं किसी का पर्टिकुलर, क्योंकि देखो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है दुनिया भर की, SSC की देखी होगी आपने भी तो फिलहाल, तो मैं किसी का बोलूँगा नहीं। हालांकि हमें इतना कोई जानता भी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी करे हमारे साथ। तो आपको जो बेस्ट लगता है वो करना, जो बेस्ट लेना। बट बैच लेने की नीड आपको केवल और केवल मेरे हिसाब से एक ही जगह है जहाँ आपका सब्जेक्ट वीक है। पूरा कंबाइंड बैच लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बहुत कम है, नोट्स बनाते रह जाओगे कि प्रैक्टिस करोगे, आप देख लो, डिसाइड कर लो। तो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे बेस पे कि कौन कितनी सटीक और कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन देता है मुझे, कि भाई पैटर्न चेंज हो गया, भाई एग्ज़ाम इस दिन को है, भाई डिले हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अंदर की न्यूज़ निकाल के बता दी। इस बिहाफ पे बिल्कुल मत लेना किसी का बैच, ठीक है। और एक और चीज़, किसी का बैच लेने से पहले पूछ के रिव्यू करके ठोक बजा के ले लेना भाई, कि मैं इसका बैच लूँ, कैसा लूँ ना लूँ। और ये भी ध्यान रखना, एग्ज़ाम सेट करने वाला जो बंदा है, वो भी अगर आपको अपना बैच बेचने लग जाए ना, एग्ज़ाम सेट करने वाला, तो भी आप फेल हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। तो बैच किसी का भी ले लो, ढंग से फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आपका ही काम है, ठीक है। तो बैच में तो मसाला दे देगा आपको बना बनाया, बट आपको उसको कुक करना है, बनाना आपको है। मील कितनी बेहतरीन होगी, कितनी उसमें टेस्ट होगा, कितना नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाइनल प्रोसेस आप ही डिफाइन करोगे। तो मेरी एडवाइस यही है भाई, अगर आप एबल हो, करने लायक हो, तो सेल्फ कर लो, ऐसे कर लो जैसे बता रहा हूँ मैं, जिस सोर्सेस बताया मैंने। नहीं है बैच लेना है तो पर्टिकुलर बैच ले लो, जैसे पार्ट बी के लिए के लिए पर्टिकुलर लेना है अगर कहीं मिल रहा हो, या मैथ के लिए पर्टिकुलर, या इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर, ठीक है, या हिंदी या किसी अदर सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर ले सकते हो लेना हो तो। बाकी कंबाइंड बैच ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको लगा हो इस वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट अभी भी स्टिल पेंडिंग है आपके माइंड में, तो आप उसको कमेंट कर देना, ठीक है।